हमने कल क्या स्टार्ट किया था? सीआरपीसी और इंडियन पिनल कोड। तो हमारे एक चैप्टर है जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। कब आया ये? 1973। और उसके पहले क्या है? इंडियन पिनल कोड, जो कब आया है? 1860। ठीक है, जब हम पढ़ रहे थे इंडियन पिनल कोड, तो हमारा इंडियन पिनल कोड क्या है? सब्सटैंटिव लॉ है, और हमारा सीआरपीसी क्या है? प्रोसीजरल लॉ है। जब हम पढ़ रहे थे स्टेजेस ऑफ क्राइम, बच्चों 4 स्टेजेस ऑफ क्राइम पढ़ी थी। कौन कौन सी? इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और अकम्प्लिशमेंट। इंटेंशन में हमने क्या लाइन याद की थी? कॉन्शियस एक्सरसाइज ऑफ मेंटल फैकल्टीज, ये इंटेंशन होता है। जब लास्ट हम डिस्कस कर रहे थे, जब हमारा टॉपिक एंड हुआ था, वो डिस्कशन चल रहा था कि मेंस रिया और इंटेंशन क्या सेम है क्या? क्या सिविल प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर में उनको हम सेम काउंट करते हैं क्या? तो बच्चों एक थिन लाइन है सीआरपीसी में इंटेंशन और मेंस रिया में। मेंस रिया मतलब गिल्टी माइंड, इंटेंशन मतलब अगर हम इंग्लिश में बोले तो कॉन्शियस एक्सरसाइज, ठीक है, ऑफ मेंटल फैकल्टीज। अगर मैंने एग्जांपल दिया था कि मेरे माइंड में रोज थॉट्स आ रहे हैं, कल सुबह इसको मारना है, कल सुबह इसके यहाँ चोरी करनी है, आज इसके यहाँ डकैती करनी है, आज इसके यहाँ रॉबरी करनी है, क्या मैंने ये कर दी? सिर्फ मेरे माइंड में ये इंटेंशन है ये करने के, क्या पता उस टाइम मेरे कुछ मूड स्विंग्स हैं, मैं गुस्से में हूं, मैं मतलब मुझे जेलसी है, ये सारी चीजें हैं, इस वजह से मेरे माइंड में थॉट्स आ रहे हैं। तो क्या तुमको इस चीज को गिल्टी माइंड में कवर करके मुझे पनिश कर दोगे क्या? नहीं। अब अगर यही इंटेंशंस पे मैं एक्शन लेने जा रही हूं, मैं प्रिपरेशंस तक पहुंच रही हूं, मैं उस चीज की तैयारी पूरी कर चुकी हूं, तो अपन कवर करेंगे कि इसके अंदर गिल्टी माइंड तो है, तभी इसने इतना सारे एक्शंस लिए हैं। तो आप कवर करोगे कि हाँ मेंस रिया कवर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जब मैं उस चीज का एक्शन कर दूंगी, मैं वो कंडक्ट परफॉर्म कर दूंगी, तो वो एक्टस रिया में कवर हो जाएगा कि हाँ एक्शन कर दिया, और फिर अकम्प्लिशमेंट आ जाएगा कि हाँ फाइनली क्राइम हो गया, और फिर पनिशमेंट में कवर होगा। जो अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो इंटेंशन और मेंस रिया को कैसे समझो? मेंस रिया का ना एक टाइप होता है इंटेंशन, पर वो इंटेंशन ऐसा हो जिसको आप प्रूव करो कि इस पर्सन का गिल्टी माइंड था। जैसे मैं बोल रही हूं मुझे रोज ये थॉट्स आ रहे हैं, तो क्या इसका मतलब तुम कैसे प्रूव करोगे कि इस लड़की को ऐसे थॉट्स आते हैं, इसका गिल्टी माइंड है? नहीं प्रूव कर सकते। अगर मेरा इंटेंशन है और उसके बाद मैंने उसके प्रिपरेशंस किए हैं, तो प्रूव कर पाओगे कि गिल्टी माइंड है? जब प्रूव कर पाओगे तो वो इंटेंशन को हम बोलेंगे मेंस रिया। जब प्रूव नहीं कर सकते, इट्स जस्ट एन इंटेंशन, इट्स एन इविल थॉट, इट्स क्रिमिनल थॉट। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला स्टेज ऑफ क्राइम जो कि है इंटेंशन। तो जब हम स्टेज ऑफ क्राइम पढ़ते हैं तो इंटेंशन, जब आपको इविल थॉट्स और क्रिमिनल थॉट्स आते हैं, फिर आपने इस चीज की प्रिपरेशंस करें। ठीक है, प्रिपरेशंस में हमने क्या बोला? नेसेसरी अरेंजमेंट्स, ठीक है, और या फिर मेजर्स, अरेंज टू मेजर्स फॉर अ कमीशन। उसके बाद फिर अपन ने क्या पढ़ा? अटेम्प्ट मतलब डायरेक्ट मूवमेंट टूवर्ड्स एन कमीशन। ठीक है, दोनों में कमीशन है, एक के लिए कमीशन के लिए नेसेसरी अरेंजमेंट्स और दूसरे में डायरेक्ट मूवमेंट टूवर्ड्स कमीशन। ठीक है, अब जब अटेम्प्ट पढ़ रहे थे तब हमने बोला था कि ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होते हैं। अब जब उसके कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ 4 कैटेगरीज है अटेम्प्ट की, जिसमें पहला है सेम ऑफेंस और सेम पनिशमेंट। ठीक है, और अटेम्प्ट भी करोगे तो उसको हम ऑफेंस में कवर करेंगे और उसकी पनिशमेंट भी हम सेम देंगे। दूसरे में सेपरेट होता है अटेम्प्ट करना, सेपरेट होता है कमिट करना, और सेपरेट पनिशमेंट्स दोनों के लिए। थर्ड, अटेम्प्ट टू सुसाइड। लास्ट, जिसकी कोई पनिशमेंट, कोई ऑफेंस की डेफिनेशन नहीं है, वो कौन से सेक्शन में कवर हो रहे हैं? 511। ठीक है, इतना ही पढ़ा था। अब हम पढ़े टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स। चलो, तुम लोग को पता है कैसे कैसी पनिशमेंट्स के टाइप होते हैं? कौन कौन सी होती हैं? इम्प्रिजनमेंट, पेनाल्टीज, फाइन और डेथ। डेथ में क्या मार देते हैं? फांसी। और लाइफ इम्प्रिजनमेंट क्या होता है? फिर उम्र कैद बोलते हैं हिंदी में, और जिंदगी भर आप जेल में रहोगे। उसमें भी क्लियरली डिफाइंड है, कहीं कहीं 20 ईयर्स, मैक्सिमम ईयर्स कैन बी 20 ईयर्स। ठीक है, चलो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले डेथ, उसके बाद आता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उसके बाद आता है इम्प्रिजनमेंट मतलब कुछ साल के लिए जेल। उसके बाद फिर फोरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब ये भी एक पनिशमेंट है जब हम आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर लेते हैं। और लास्ट फिर फाइन। इसमें पेनाल्टी वर्ड नहीं है, इसके बाद हम समझेंगे फाइन और पेनाल्टी का डिफरेंस क्या होता है। चलो, डेथ जब हम पढ़ रहे हैं, अ डेथ सेंटेंस इज द हार्शेस्ट पनिशमेंट प्रोवाइडेड इन द आईपीसी। तो सबसे पहले याद रखो, ये डेथ एक हार्शेस्ट
punishment है, which involves the judicial killing or taking the life of the accused as a form of punishment. इसको हम एक और वर्ड क्या बोल सकते हैं, जुडिशियल किलिंग, और उस पर्सन की हम लाइफ ले लेंगे. किस पर्सन की, अक्यूज पर्सन की. अक्यूज पर्सन मतलब जिसने क्राइम कमिट किया है, ठीक है. द सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट डेथ सेंटेंस ought to be imposed only in the rarest of rare cases. The IPC provided for capital for punishment for or the following offenses. ऐसी जो डेथ पनिशमेंट है वो आपको किन किन ऑफेंसेस में मिल सकती है, उनको उन्होंने बोल दिया, ये पनिशमेंट को हमने बोल दिया कैपिटल पनिशमेंट, और उन ऑफेंसेस को बताया हुआ है मर्डर, डकैती, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अबेटिंग मुटिनी एक्चुअली कमिटेड. अच्छा, अबेटिंग यानी अबेटमेंट पढ़ा है अपन ने, एनकरेज करना, ठीक है, किसी और को एनकरेज करना. ये जो वर्ड है म्यूटिनी, इसका मतलब है कि किसी एक अथॉरिटी पे एक ऑथराइज पर्सन है जो शायद गवर्नमेंट का पर्सन है, उसकी कुछ स्टैट्यूटरी ड्यूटीज होती है हमारे लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, और आप उसको एनकरेज करो ये परफॉर्म मत करो. जैसे कि अगर किसी की ड्यूटी है कि रॉन्ग पर्सन को लाइसेंस नहीं प्रोवाइड करना है, ठीक है, गन लाइसेंस वगैरह, ऐसे आप इजीली नहीं बांट सकते हो. हैव टू चेक ऑल द डिटेल्स फॉर्म्स कि किस पर्पस के लिए चाहिए, देन आप उस पर्सन को गन दे सकते हो. अब जिस पर्सन के पास ये पावर है, आप उसको एनकरेज कर रहे हो कि नहीं तू ना सबको गन दे दे, मजा आएगी, इससे ना बहुत बहुत ज्यादा क्राइम होएगा, अच्छा लगेगा, इंडिया कंट्री में पॉपुलेशन कम हो जाएगी, ये बोल बोल के उसने गन के लाइसेंस लोगों को प्रोवाइड करा देगी, या फिर ये बोल के कि मैं तुझे इतने पैसे दूंगा, गन लाइसेंस दे दे. तो आप उस पर्सन के लिए क्या कर रहे हो, अटेम्प्ट कर रहे हो, अबेट कर रहे हो, उसको एनकरेज कर रहे हो कि वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म ना करे, ठीक है. उसके बाद गिविंग ऑफ फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस अपॉन विच एन इनोसेंट पर्सन सफर्स डेथ. आपने क्या किया, जब एक मैटर चल रहा था आपका, कोर्ट में हियरिंग चल रही थी, आपने जानबूझ के उसके अगेंस्ट रॉन्ग एविडेंसेस दिखाए कि यही पर्सन है जिसने मर्डर किया, ये देखिए ये वही था, ये देखिए, ऐसे कर करके अब उस पर्सन ने हो सकता है सोच के सुसाइड कर लिया, हो सकता है उसका बहुत नुकसान हुआ हो, तो आपको डेथ पनिशमेंट मिलेगी, आपने उसके अगेंस्ट रॉन्ग एविडेंस क्यों दिया. उसके बाद फिर अबेटमेंट ऑफ अ सुसाइड बाय अ माइनर और इनसेन पर्सन, किसी बच्चे को एनकरेज किया कि सुसाइड कर लो, किसी बच्चे को किसी भी फॉर्म में, किसी ऐसे इनसेन पर्सन को जिसका दिमाग इतना नहीं है उसको एनकरेज किया कि आप सुसाइड कर लो, तो आपको डेथ पनिशमेंट होगी. अटेम्प्टेड मर्डर बाय अ लाइफ कन्विक्ट, यानी कि कोई जेल में बैठा हुआ पर्सन है उसको आपने मार दिया, ठीक है, तो उस कोई जेल में उसको भी मार दिया, तो आपको डेथ पनिशमेंट होगी, ये भी एक ऑफेंस है. तो अब सबसे पहले डेथ एक हार्शेस्ट पनिशमेंट है, रेयरेस्ट ऑफ द केसेस में होती है, और इसको हम कैपिटल पनिशमेंट बोलते हैं. कुछ फॉलोइंग एरियाज है जहां पे ये पनिशमेंट पक्का है कि आपको होगी ही होगी, या फिर आपने कभी मर्डर किया है, डकैती की है, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ये सब हमने अभी पढ़े, ठीक है. उसके बाद अबेटिंग म्यूटिनी एक्चुअली कमिटेड, गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस against upon an innocent person who suffers death, abatement of a suicide by a minor or an insane person, or attempted murder by a life convict. कितने हो गए, 7. यहां लिख लो 7 offenses, और सातों के साथ रीड कर लो एक बार, ठीक है, फटाक से. पनिशमेंट देते टाइम आपके पास, डेथ पनिशमेंट देते टाइम आपके पास कुछ स्पेशल रीजन होना चाहिए कोर्ट के पास, ठीक है. ऑफ कोर्स मर्डर इज अ वेरी स्पेशल रीजन, किसी को इतना आपने ट्रेजन किया, इतना हार्म किया, जो हमने 7 ऑफेंसेस में पढ़ा, इज अ वेरी बिग रीजन. तो बस आपको ये रीजन देते हुए उसको डेथ पनिशमेंट देनी है, ये ऐसा सीआरपीसी में मेंशन्ड है, ठीक है. पढ़ लिए, याद हो गए सबको. डेथ के साथ 7 ऑफेंसेस हमें मेंशन करने हैं, मर्डर, फॉल्स एविडेंस, किस, डकैती, वेजिंग वॉर, अबेटिंग म्यूटिनी, और फिर किसी इनसेन और माइनर को सुसाइड के लिए बोलना, और लाइफ कन्विक्ट पर्सन का मर्डर करवाना, ठीक है, फॉल्स एविडेंस, ठीक है. अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट देखो, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मेंट रिगरस इम्प्रिजनमेंट दैट इज टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ द कन्विक्ट, ठीक है. सबसे ज्यादा खतरनाक इम्प्रिजनमेंट लिखा हुआ है, रिगरस, सबसे टफ इम्प्रिजनमेंट वो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ द
कन्विक्ट। उसके बाद इम्प्रिजमेंट दो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, एक रिगरस दैट इज द हार्ड लेबर और सिंपल इम्प्रिजमेंट। सिंपल यानी 6 महीने, फिर 7 साल, 20 साल, 10 साल, ये वाली मिलेगी आपको तो वो रिगरस में आ जाएगी। ठीक है, अब 4 फीचर ऑफ द प्रॉपर्टी। जब बैंक के लोन नहीं देते हो तो आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर देते हैं। ठीक है, अभी उसके लिए आ रहा था सनी देओल के लिए बंगला, उसका सी फेसिंग बेच रहे हैं, अब उसने वापस कर दिया। आई डोंट नो दिस इज ट्रू और नॉट, पर इंस्टाग्राम में बड़ा ट्रोलिंग चल रहा था, लिंक्डइन पे बड़ा ट्रोलिंग। 4 फीचर इज द डाइवेस्चर ऑफ द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी विदाउट कॉम्पेंसेशन, मतलब किसी और की प्रॉपर्टी आप अपने तरफ कर रहे हो और उसको उसका कुछ भी पेमेंट नहीं कर रहे हो। इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द सम डिफॉल्ट और एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ, द कोर्ट में ऑर्डर फॉर फोरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द अक्यूज्ड इन सर्टेन occasions. The court has empowered to forfeit guilty under 126 और 127, अभी हम आईपीसी में ये sections पढ़ेंगे। 4 फीचर ऑफ द प्रॉपर्टी एक हो गया, क्या कर रहे हैं, डाइवेस्चर ऑफ द प्रॉपर्टी विदाउट कॉम्पनसेशन। ठीक है, क्यों, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सम डिफॉल्ट, किसी ने कोई डिफॉल्ट किया है, फॉरबिडन बाय लॉ यानी कोई लॉ को फॉलो नहीं किया है, अगेंस्ट गए हैं। लास्ट है फाइन। फाइन इज द 4 फीचर ऑफ द मनी बाय वे ऑफ पेनाल्टी। इट शुड बी इम्पोज इंडिविजुअली एंड नॉट कलेक्टिवली, मतलब एक पर्सन ने गलती की तो उससे अलग से हम 50,000, तुमसे अलग से 50,000, इंडिविजुअली होता है, तुम मिलके 50,000 दो, ऐसा कहीं लॉ में नहीं मेंशन्ड है। When the court sentence an accused for a punishment which includes a fine amount, it can specify that the event of the convict does not pay the fine amount, he would suffer imprisonment for a further period indicated by the court। मतलब जब कोर्ट ने अपने जजमेंट में बोला है कि इतना फाइन भरना है और अगर वो नहीं भरता है तो कुछ सर्टेन पीरियड के लिए तुम्हें जेल में रहना पड़ेगा। ठीक है, वसूल लेते हैं वो लोग, ये नहीं दिए तो क्या कर लोगे, जेल भेज देंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा बच्चों स्टेजेस ऑफ क्राइम, तो क्वेश्चन आता है अगर स्टेजेस ऑफ क्राइम तो इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और अकम्प्लिशमेंट। फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स, डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट, फोरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी और फाइन। ये सबको समझ आ गया और लिखने के लिए भी इजी है। अब डिफरेंस बिटवीन फाइन एंड पेनाल्टी, ये पहले तुम मुझे बताओ, तुम्हें क्या लगता है फाइन और पेनाल्टी के बीच में क्या डिफरेंस है? दोनों में पैसे ले रहे हैं वो लोग। पेनाल्टी हम यही बोलते हैं, आपने अगर रास्ते चलते चलते रूल्स फॉलो नहीं किए, ट्रैफिक रूल्स, तो पेनाल्टी लगेगी, फाइन लगेगा। कोई लोग पेनाल्टी बोलते, कोई लोग फाइन बोलते, यूज ऑफ वर्ड्स डिफरेंटली होते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक डिफरेंस क्या है फाइन और पेनाल्टी? ठीक है, और पेनाल्टी में फाइन मतलब छोटी मोटी फाइन अगर कुछ रॉन्ग डूइंग कर दी, और पेनाल्टी में पेनाल्टी किसी बड़ी चीज पे, और फाइन में अमाउंट फिक्स नहीं रहते। हेलमेट नहीं पहनोगे तो 500 रुपीज फाइन फिक्स था। पेनाल्टी उसने बोला, और कुछ किसी को? ठीक है, और फाइन में ठीक है, फाइन मतलब पनिशमेंट, पेनाल्टी मतलब पनिशमेंट नहीं। टाइप ऑफ पनिशमेंट में ऑफ कोर्स अपन ने फाइन देखा और उसके आगे उन्होंने डिफाइन ही उसको ऐसे किया था, एन अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन इन टर्म्स ऑफ पेनाल्टी। इंडिविजुअली लगती है। अच्छा, कंपनी लॉ में कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं हम अभी? जनरल मीटिंग 90, 100 है। ठीक है अभी एक बात बताओ कि कंपनी लॉ में जब 100 पढ़ रहे हो तो कभी ये सुना वहां पे पेनाल्टी लगेगी? मैम ने बताया कुछ कुछ सेक्शंस में, अभी तक पढ़े कहीं? किसी को कुछ याद है? पर डे, कंटिन्यू इन द ऑफेंस फॉर द एवरी डे, और ये कौन से सेक्शन में पढ़ा? 100 में ही पढ़ा है। चलो गुड, याद है तुम लोगों को, वो बहुत अच्छी चीज है एजीएम में। ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ कि तब कहीं फाइन वर्ड लिखा था कि पेनाल्टी वर्ड लिखा था? पेनाल्टी वर्ड लिखा था। ठीक है, चलो देखो, फाइन अभी हमने पढ़ा टाइप ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, फाइन हमने कहां पढ़ा? टाइप ऑफ हम क्या पढ़ रहे हैं? क्रिमिनल लॉ पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस लोगों ने फाइन को डिफाइन किया, अ सम इम्पोज्ड एज पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंस। तो फाइन मतलब क्या? पनिशमेंट के लिए, मतलब कोई ऑफेंस अगर आपने किया है उसके लिए आपसे अगर कुछ पैसा चार्ज किया जा रहा है, दैट इज
फाइन, दैट इज द पनिशमेंट अमाउंट, जैसे तुम लोगों ने मुझे बताया, छोटा बड़ा नहीं होता इसमें कुछ, ठीक है। अब पेनाल्टी मतलब द सफरिंग और द सम फोरफीटेड टू अ पर्सन अग्रीज टू सब्जेक्ट इन केस ऑफ नॉन फुलफिलमेंट ऑफ स्टिपुलेशन। स्टिपुलेशन यानी कोई भी चीज जो हम पे बाइंडिंग हो, जैसे लॉ हम पे बाइंडिंग है, हमको बोला गया है ये चीज आपको फॉलो करनी है, अगर आपने नहीं की तो आपको पेनाल्टी लगेगी। तो जो हमारे जनरल रेगुलर टर्म्स में भी रूल्स रहते हैं कि आपने ट्रैफिक सिग्नल फॉलो करना है, अगर नहीं करते तो वो पैसे लेने आ जाते हैं, अब तो ऑनलाइन आ गया है, तो वो सब आपकी पेनाल्टीज है कि अगर लॉ में कोई मेंशन चीज की हुई है और आप उस चीज को फुलफिल नहीं कर रहे हो तो आपको क्या लगेगी, पेनाल्टी। अगर आप कोई ऑफेंस कर रहे हो, अगर आप कोई क्राइम कर रहे हो तो आपको क्या लगेगा, फाइन कर, ठीक है। Analysis. An inference may be drawn from the definition above that punishment are against offenses, यानी फाइन कहां लग रहा है आपको, ऑफेंसेस के केस में, एंड पेनाल्टीज आर अगेंस्ट नॉन कंप्लायंस, इसलिए तुम्हारे कंपनी लॉ में हर जगह पेनाल्टी वर्ड लिखा है। इसी के साथ में तुम्हें एक प्रैक्टिकली डिफरेंस बता दे रही हूं। अब जब तुम्हें फाइन समझ आ गया कि ऑफेंस के साथ लगता है, अब तुम्हें पेनाल्टी समझ आ गई नॉन कंप्लायंस में लगता है, मतलब कंपनी लॉ फॉलो नहीं किया तो डायरेक्टर्स को, कंपनी को पेनाल्टी लगेगी। एक होता है बच्चों एडिशनल फीस, वो अभी तक लॉ में कहीं नहीं सुना होगा, सुन लिया, बताओ। कोई ड्यू डेट है, कोई ड्यू डेट है, उस तक अगर आपने वो चीज की फाइलिंग नहीं की तो आपको नेक्स्ट डे से क्या लगने लगेगी, एडिशनल फीस। अब जब तुम प्रैक्टिकली इसको काम करोगे, तुम एक कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी हो, तुम्हें पता है कि 28 अक्टूबर को AOC 4 भरना है, ठीक है, बोलते 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द AGM, ठीक है। अब तुमने पता है लास्ट डेट 28 अक्टूबर, 30 डेज ना एक्चुअली 30 सितंबर से स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए 29 अक्टूबर इज द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग ऑफ AOC 4। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये लास्ट डेट है, तुम्हारे डायरेक्टर्स ने ध्यान नहीं दिया, ना वो तुम्हारा ऑडिटर तुम्हें बैलेंस शीट दे रहा है, तुम्हें AOC 4 के लिए बैलेंस शीट लगेगी, ना वो तुम्हें बैलेंस शीट दे रहा है, ना तुम्हारे डायरेक्टर्स तुम्हारी बोर्ड रिपोर्ट को साइन कर रहे हैं, तुम रोज रोज फॉलो अप ले रहे, रोज मत्था खा रहे, इन्होंने नहीं किया। इसके बाद से क्या लगाओगे, पेनाल्टी बोल दोगे, सर आपको पेनाल्टी लग रही है, क्यों, नॉन कंप्लायंस है। क्या एक्सटेंट हो सकता है, किसने कहा, हाँ फाइलिंग कर सकते हो पर फाइल नहीं हुई है, ठीक है, अभी तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है फाइलिंग करने की है, वो ये पेनाल्टी वाली फिर चीज कब आएगी, दिन भर लॉ में पेनाल्टी पढ़ रहे हो, ये कब आएगी, चलो ड्यू डेट के बाद जनवरी आ गई, अभी तक फाइलिंग नहीं की, एडिशनल फीस 28 अक्टूबर के लगने लग गई तुम लोगों को, ये पेनाल्टी कब लगेगी, मैं ये पूछ रही हूं, एक एक करके बताओ, मैं समझ। तो ROC नोटिस कब भेजेगा, टाइम कब खत्म होगा, मैं एग्जाम्पल दे रही हूं, 2020-21 फाइनेंशियल ईयर है, इसकी फाइलिंग अभी तक नहीं हुई, 2022-23 का टाइम आ गया है, सितंबर आएगा, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट आएगी, फाइलिंग करना है, पिछले साल की फाइलिंग नहीं हुई है, फिर अब पेनाल्टी लग रही है, एडिशनल फीस नहीं लगेगी, नहीं लगेगी एडिशनल फीस, तुम कंपनी सेक्रेटरी हो, तुम लॉ पढ़ चुके हो, AGM करनी थी 30 सितंबर तक, नहीं करी, फाइलिंग करनी थी 28 अक्टूबर 21 को ना, नहीं 22, ये इस साल की फाइलिंग आपको 28 अक्टूबर 2022 में कर देनी थी, नहीं की, 23 अगस्त चल रहा है, ईयर है ये, बताओ मुझे सिर्फ इतना बताओ, एडिशनल फीस कब लग रही है और पेनाल्टी कब लग रही है, यहां पे AOC 4 फाइल करना था, वो नहीं किया, ठीक है, एडिशनल फीस लग रही है, आज तक लग रही है ना, एवरीडे पड़ा है, एवरीडे ही पड़ा है ना, 5 लाख कितनी है, चलो मान लो 5 लाख मैक्सिमम मैंने बोल दी, और अब पेनाल्टी कहां है, परफेक्ट बोला है तुमने कि ROC का जब नोटिस आएगा तब लगेगी, तो ROC का नोटिस अभी तक नहीं आया है, कहां दिया है, कहां लिखा है ये, नहीं, एक्सटेंशन ऑफ टाइम इज व्हेन यू अप्लाई इट फर्स्ट, सेकंड MCA का कोई नोटिफिकेशन, AC बंद कर दूं क्या,
हाँ की टेम्परेचर व्हाट 24, ठीक है। अभी मुझे बताओ पेनाल्टी कब लग रही है? अच्छा, एक्सटेंशन ऑफ टाइम एक जब आप कोर्ट में अप्लाई करते हो, एक्सटेंशन के लिए भी आपके पास शायद 6 मंथ्स होते हैं बस, या 3 मंथ्स है जब आप अप्लाई कर लेते हो एक्सटेंशन का, और उसके बाद वो अप्लाई नहीं किया फिर भी आप फाइलिंग नहीं, तो आप ड्यू डेट से तो आगे भाग ही गए हो। और दूसरा जब एमसी का खुद का मन हो, खुद का उनका नोटिफिकेशन आया, जैसे कोविड में बड़े आए थे उसके बाद नहीं आए, कोविड में एक्सटेंशन दिया था उन्होंने दिसंबर तक का, जनवरी तक का, फेब तक का, वरना नहीं आया। लास्ट ईयर तो कोई नोटिफिकेशन नहीं था, तो 20 अक्टूबर को ही फाइलिंग करनी थी। अभी पेनाल्टी कहाँ है मैं बता दूं, चलो। एडिशनल फीस इस दिन से लेकर आज तक तो इसको लगी रही है, ये 30,000 तक तो पहुंच ही गया होगा। जो फॉर्म 400 रुपए में भरना चाहिए था वो इसको आज शायद 30-50,000 भरने पड़ेंगे एक फॉर्म के, ठीक है। एक फॉर्म के जो 400 रुपए, मैक्सिमम 600 रुपए होता है ऑथराइज कैपिटल के हिसाब से, वो उसने जो नहीं भरे 28 अक्टूबर को, उस कंपनी को आज कितने लग सकते हैं? 50,000 पर डे के हिसाब से काउंट कर ले, 30, 40, 50 कुछ तो 1000 लग जाएंगे। अब पेनाल्टी बच्चों तब आती है जब आरओसी का मन होता है। आरओसी बैठी है, फॉर्म्स देखती जा रही है, हाँ आ गए, इस कंपनी के आ गए। उसको जब मूड हुआ, उसने सोचा कि यार ये कंपनी का बड़ा टर्नओवर है, ये बड़ी लेट फाइलिंग कर रहा है, इसकी फाइलिंग नहीं हुई, नोटिस भेज देगा वो कि आपने पिछले साल की एनुअल फाइलिंग नहीं करी, इतनी पेनाल्टी आपको लगती है, इतनी हियरिंग है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड आपको मिल रहा है, आओ अपनी बात रखो और पेनाल्टी दो। तो सब कंपनीज को नोटिस नहीं आते। देयर इज नो टाइम फिक्स पीरियड कि आरओसी इस टाइम तक आपको टाइमलाइन दे रहा है कि आप करो, आप 4 साल की फाइलिंग मत करो, आरओसी नहीं आएगा। लेकिन जिस दिन उसका मन किया वो ऐसा आएगा कि आपको पेनाल्टी भी भरनी पड़ेगी, आपको एडिशनल फीस भी भरनी पड़ेगी, वो माफ नहीं होती है। फिर आप बीइंग कंपनी सेक्रेटरीज, आप अपनी कंपनी के लिए अपियर होगे, उनसे रिक्वेस्ट करोगे अपनी सफरिंग्स, अपनी रीजनेबल ग्राउंड, सफिशिएंट कॉजेस बताओगे कि 4 साल तक फाइलिंग क्यों नहीं करी, देखो बिजनेस चल रहा है, कंपनी मत बंद करो, इतनी पेनाल्टी लो, एडिशनल फीस हमारी कम करो और काम को खत्म करो, ठीक है। तो पेनाल्टी हर केस में नहीं आती, जब आरओसी का मन करता है तब आती है। एडिशनल फीस लगना चालू हो जाती है, उसमें कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता। जब हम फाइन और पेनाल्टी समझ रहे हैं, तो फाइन कब आता है? जब कोई ऑफेंस होता है, और पेनाल्टी कब आती है? जब आपने कोई नॉन कंप्लायंसेस किया हो। इसमें एक सेक्शन दिया हुआ है 2 सबसेक्शन 38, हम पढ़ेंगे जनरल क्लॉजेज एक्ट, ठीक है। उसमें एक्सप्लेन किया, ऑफेंस शैल मीन एन एक्ट और ओमिशन मेड punishable by any law for time being in force, or according to this non-compliance is failure or refusal to comply with something such as rule or regulation or state of not being compliant। जब कोई चीज लिखी हुई है वो आप कर रहे हो तो वो आप इग्नोर कर रहे हो, तो वो क्या है? नॉन कंप्लायंस। जब कोई चीज ऐसी है जो पनिशेबल है, जो ऑफेंस है, ठीक है, कोई रॉन्ग ऐसी चीज है जो लॉ के अगेंस्ट जा रहे हो आप, तो वो क्या है? ऑफेंस है, और उसके अगेंस्ट आपको फाइन लगेगा। इन्होंने एग्जाम्पल दिया सेक्शन 12(8), कौन सा सेक्शन है ये कंपनी लॉ का? 12 में क्या लिखा है? नहीं पढ़ा है 12 सेक्शन? रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करने का सेक्शन है 12। सेक्शन 12 इज अबाउट रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है। अब अगर आपको उसको चेंज करना है तो इन्होंने बस उस लॉ की लाइन लिखी हुई है, if any default is made in complying with requirement of section 12, the company and every officer who is in default shall be liable to a penalty of 1,000 rupees every day during which the default continued but not exceeding 1 lakh rupees। अब बच्चों ये पेनाल्टी के देखो पहले क्या लिखा है कि कंप्लाई करना है आपको सेक्शन, मतलब एवरी कंपनी शुड हैव देयर ओन रजिस्टर्ड ऑफिस, जिसको आप ऑफिशियल ऑफिस अपना बोलोगे, आपने उसी को मेंशन करना है। अगर आपने चेंज करना है तो उसका एक प्रोसीजर है, वो आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो अगर आपने वो फाइलिंग नहीं की है, जैसे MGT 14, INC 22, ये सब वो भरने बोलते हैं, अगर आप वो नहीं कर रहे हो और कोई और ऑफिस में अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बना के बैठे और आरओसी को इन्फॉर्म नहीं किया, आपने इंटीमेट नहीं किया उनको कि हमने ऑफिस चेंज किया, तो उधर उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि इन केस जो डिफॉल्ट ये अगर होगा तो जो ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट है, मतलब आपके पीछे के कंपनी सेक्रेटरीज और डायरेक्टर्स, उन सबको 1000 पर डे, जब तक आपने वो चीज कंप्लाई नहीं की है, और 1 लाख तक आपको वो पैसा लगेगा। In this provision, we may note that here the default in nature is non-compliance. There is a provision creates the liability of penalty. अब section 16 क्या है बच्चों?
कंपनी लॉ के सेक्शन ध्यान रखने, धीरे धीरे आने लगेंगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी, देखो ये स्किल है, मेरे को पसंद आया ये। तुमको नहीं आता है ना, मतलब नहीं याद है ना, सॉरी, आता है पर याद नहीं है, पर तुम्हें ढूंढते आता है, ठीक है, हम ढूंढ के दे रहे हैं। कोई नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकता ये ठीक है, एक्ट खोल के देख के बता दिया कौन सा सेक्शन है, अभी हमें याद नहीं है, हमने बता दिया, ठीक है। अब सेक्शन 16 क्या बोल रहा है? रेक्टिफिकेशन ऑफ अ नेम, ऐसा नेम आपका नहीं होना चाहिए जो किसी और से आइडेंटिकल हो, सिमिलर हो। तो रूल 8 भी यही बोलता है कंपनी लॉ का कि ये चीज कंप्लाई आपको करनी है कि आपका नेम किसी से आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो उन्होंने बता दिया पनिशेबल विथ फाइन। तो ये एक ऑफेंस है कि आपने किसी के जैसा नेम नहीं रखना है, फिर भी आपने क्या किया, कर दिया। कोई चीज हमने कंप्लाई करने बोली थी, अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करो तो इतनी इतनी फाइलिंग कर लो, आपने नहीं की तो हमने आप पे पेनाल्टी लगा दिया। अगर हम पहले से ही बोल रहे हैं किसी के जैसा नेम नहीं रखना है, फिर भी आपने रख दिया, तो आपको क्या लगेगा, फाइन लगेगा। एक और सेक्शन है सेक्शन 8, ये तो सबको पता होना चाहिए बच्चों, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सेक्शन 8 कंपनीज। अब इसके भी कुछ रूल्स हैं जो अपने को कंप्लाई करने हैं। उसमें तो बहुत सारी चीजें, आपके प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ऑफ कोर्स आपने कुछ सोशल वर्क लाना चाहिए, ठीक है, कुछ भी ऐसा जो पब्लिक के लिए हो। तो ये if the company makes a default in complying any requirement laid down in section 8, the company shall without prejudice to any other action under the provision shall be punishable with fine, shall be not less than 10 lakhs, वो बताई हुई है। अब डायरेक्टर्स एंड एवरी ऑफिसर, फाइन के साथ बोल रहे हैं वो कि हमेशा इम्प्रिजमेंट भी आ सकती है, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, ऑफेंस है। तो कंपनी को वो फाइन लगा रहे हैं, डायरेक्टर्स को वो जेल भेज रहे हैं, इम्प्रिजमेंट दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही सेक्शन 26 गुड, प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में क्लियरली बोला है कि उसमें कुछ चीजें जो आपने मेंशन करनी है, प्रोस्पेक्टस का ही है। 42 इज प्राइवेट प्लेसमेंट, सेक्शन 42 इज प्राइवेट प्लेसमेंट। वो बोल रहे हैं कि अगर आपने प्रोस्पेक्टस की चीजों को कंप्लाई नहीं किया है, तो प्रोस्पेक्टस में बोला है कंपनी की सारी डिटेल्स देनी है, अगर नहीं दोगे तो फाइन और ऑफिसर्स एंड डिफरेंट, या ऐसी कोई झूठी बातें मेंशन करोगे प्रोस्पेक्टस में, क्योंकि क्लियरली स्टेट किया है कि राइट चीज बताओ, ट्रू बताओ। अगर कंपनी के अगेंस्ट कुछ झूठी फेयर बातें बताने के लिए, मैलिफाइड करने के लिए लोगों को आपने प्रोस्पेक्टस में ऐसी चीजें अट्रैक्ट करने के लिए लिखी है, तो आपको क्या लगेगा, फाइन, और जो ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट है उनको क्या लगेगा, इम्प्रिजमेंट। ये उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कंपनी लॉ के हमारे लिए, क्योंकि कंपनी लॉ में हम कहाँ पेनाल्टी बताते हैं और कहाँ पे फाइन बताते हैं, ठीक है। ओल्ड बुक में फाइन और ये पेनाल्टी वाला टॉपिक ही नहीं है। चलो, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, मेंस रिया एंड एक्ट्स रिया। जब मैंने बोला था हम आगे पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, हमने शुरू में समझा था ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बॉडी होनी चाहिए, कुत्ता अगर काट लेगा तो वो क्राइम नहीं है, ठीक है। चलो, सबसे पहले एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में आते हैं ह्यूमन बीइंग, मतलब कोई इंसान होना चाहिए, मेंस रिया और एक्ट्स रिया, ये एलिमेंट्स ऑफ क्राइम है, इसमें कोई स्टेज नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं पहले ह्यूमन बीइंग हो फिर मेंस रिया और फिर एक्ट, ये एलिमेंट्स हैं, ये तीनों चीजें इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए क्राइम में। अब ह्यूमन बीइंग, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर द कमीशन ऑफ क्राइम इज दैट एन एक्ट मस्ट बी कमिटेड by a human being. A human being must be under legal obligation to act in a particular manner, be physically and mentally fit for conviction in case he has not acted in accordance with the legal obligation. हम ऐसा expect करते हैं कि human being कैसे perform करता है, ethically, लॉ को कंप्लाई करने वाला, सब चीज को ऑब्लाइज करने वाला, ठीक है। अब अगर वो इसको नहीं कर रहा है, इस मैनर में बिहेव नहीं कर रहा है, तो वो कमिट करता है क्राइम। Only a human being under legal obligation capable of being punished and can be proper subject of criminal law. तो इनने क्लियरली बोल दिया एक इंसान को ही अंदर, अच्छा मैं पेज नंबर मैंने बताया था, ये होगा तुम्हारे आईपीसी में 204, इसलिए तुम लोग इतना जूझ रहे थे, तो रोक लिया करो 2 मिनट। चलो, ह्यूमन बीइंग को ने डिफाइन किया है। सबसे पहले द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ कमीशन ऑफ अ क्राइम इज दैट एक्ट मस्ट बी कमिटेड बाय अ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग यानी हम इंसान लोग, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट वो बोल रहे हैं कि भाई लीगल ऑब्लिगेशन है कि एक पर्टिकुलर मैनर में आपको रहना है, एक पर्टिकुलर मैनर में आपको काम करना है, इसके अगेंस्ट सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग ही जा सकता है, क्योंकि हम अपने जानवरों को नहीं बताते हैं कि लॉ में क्या लिखा है और कैसे एक्ट करना है। भाई रोड में देख के चलो, हमारे यहाँ तो गाय वाय कहीं पे भी रोडों में बैठी रहती है, क्या हो गया, तो वो लॉ के
अगेंस्ट हम थोड़ी बोलेंगे कि गया उसने क्राइम किया है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है मेंजरिया। अब भी मैंने समझाया मेंजरिया और इंटेंशन का थिन लाइन का डिफरेंस क्या बताया मैंने बच्चों, और एक थिन लाइन वाला डिफरेंस मैंने समझाया था। ये परफेक्ट है। इंटेंशन एक टाइप है मेंजरिया का, और मैंने बोला मेंजरिया हम प्रूव करते हैं। मेंजरिया तब होता है जब वो प्रूव हो जाता है, और इंटेंशन हम प्रूव नहीं कर पाते, ठीक है। तो दो चीजें, मेंजरिया का टाइप होता है इंटेंशन, और मेंजरिया तब जब वो प्रूव हो जाता है तब हम बोलते हैं गिल्टी माइंड, और इंटेंशन में सिर्फ थॉट्स हैं, क्रिमिनल और इविल थॉट्स। अब द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी इज एम्बॉयडेड बाय द लीगल मैक्सिम, ये मैक्सिम मार्क करो, एक्टस नॉट फैसिट रियम, nis mens sit rea. The act alone does not amount to guilt. The act must be accompanied by a guilty mind. तो मेंस रिया में वो क्लियर बोल रहे हैं, एक्ट भी प्लस गिल्टी माइंड भी, ठीक है। इंटेंशन में सिर्फ हम थॉट सुन रहे थे। अब द इंटेंशन एंड द एक्ट मस्ट बोथ कॉन्कर टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम। अब क्राइम के लिए आपका एक्शन और इंटेंशन दोनों चीजें आता है, ये उन्होंने क्राइम को डिफाइन कर दिया, ठीक है। एक जब मेंजरिया पढ़ रहे तो उन्होंने एक मैक्सिम बताया, और उस मैक्सिम का मतलब है द एक्ट अलोन डज नॉट अमाउंट टू गिल्ट, द एक्ट मस्ट बी अकम्पनीड बाय अ गिल्टी माइंड। ये मेंजरिया में लिखा है। मतलब एक बात बताओ बच्चों, किसी ने एक्ट कर दिया पर उसके इंटेंशन नहीं थे, उसका गिल्टी माइंड नहीं था, तो उसने क्राइम नहीं किया, किया है। मतलब ये क्या हो गए, मेंजरिया के एक्सेप्शंस हो गए, क्योंकि मेंजरिया तो बोल रहा है एक्ट alone does not amount to guilt, मतलब सिर्फ एक्ट करना। जो हम रैश ड्राइविंग वाला कल केस देख रहे थे, ये उस पर्सन ने गाड़ी चला दी और ठोक दिया एक इंसान को, वो इंसान का मर्डर हो गया, पर वो तरह के बोल रहा है सॉरी 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 मेरा इंटेंशन नहीं था, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ, मैं सब करा दूंगा, मैं 13 दिन तुम्हारे घर पे रहूंगा, सब हो जाऊंगा। तो क्या उससे हम उसको छोड़ देंगे? वो तो दोबारा रैश ड्राइविंग करेगा। हो गया ना। तो एक्ट अलोन डज नॉट अमाउंट टू गिल्ट, ऐसा मेंजरिया बोल रहा है। मेंजरिया, कितनी हंसी आ रही तुम लोगों को। तो वो मर्डर, वो मर गया ना, अभी उसके क्या करना। 13वीं तक मनाते हैं ना, 12वीं 13वीं तक, तो वही है। अभी क्या है, अभी क्या है कि इस उसका सिर्फ इतना बोलना सफिशिएंट नहीं है। तो हम बोल रहे हैं कि तुमने एक्ट किया, तुम्हारा गिल्टी माइंड नहीं था, फिर भी क्राइम है। ये मेंजरिया का एक्सेप्शन है, जहां पे गिल्टी माइंड नहीं भी हो तभी भी हम बोलेंगे कि आपने क्राइम किया है, आपने पनिशेबल ऑफेंस किया है। लेकिन मेंजरिया का मतलब है एक्ट अलोन डज नॉट अमाउंट टू गिल्ट, द एक्ट मस्ट बी अकम्पनीड बाय अ गिल्टी माइंड। तो एक्ट प्लस इंटेंशन बोथ कवर्स अ crime. Mens rea is defined as a mental element necessary to constitute criminal liability. It is the attitude of the mind which accompanies and directs the conduct which results in actus rea. अब जब आपने guilty mind आ गया, इसके बाद आपने उसके आगे थोड़ा बहुत परफॉर्म करना चालू किया, प्रिपरेशन चालू की, उसके बाद आपने वो कंडक्ट भी कर दिया, यानी एक्टस रिया। एक्टस रिया में जरूरी नहीं है क्राइम हो गया, आपने वो अटेम्प्ट कर दिया, ठीक है। अब द एक्ट इज जज नॉट फ्रॉम द माइंड ऑफ द रॉन्ग डूअर, बट द माइंड ऑफ द रॉन्ग डूअर इज जस्ट फ्रॉम द एक्ट। कितनी बड़ी लाइन लिख दी, द एक्ट इज नॉट जस्ट फ्रॉम द, नॉट जज्ड फ्रॉम द माइंड ऑफ द रॉन्ग डूअर, बट द माइंड ऑफ द रॉन्ग डूअर इज जस्ट फ्रॉम द एक्ट। मतलब एक एक्ट कर दिया, अब हम उसका गिल्टी माइंड रीड करेंगे कि इसके पीछे इसके क्या इंटेंशंस थे। एक लॉ में जब प्रूफ हो जाता है कि इस पर्सन ने मर्डर किया है, क्या कोर्ट तुरंत जजमेंट दे देता है? उसके पीछे के पूरे चिट्ठे खुलते हैं, उसके बाद जजमेंट आता है। क्यों हुआ था, क्या हुआ था, कितने साल का रिले, व्हाटएवर, जो भी उन पार्टीज का आपस में होगी दुश्मनी या दोस्ती, वो सब जब बाहर आती है उसके बाद जजमेंट आता है। हम मूवीज में भी यही देखते हैं, ठीक है। मेंस रिया इज जज फ्रॉम द एक्सटर्नल कंडक्ट ऑफ द रॉन्ग डूअर बाय अप्लाइंग ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स, ठीक है। मेंस रिया में उन्होंने सबसे पहले एक मैक्सिम एक्सप्लेन किया, उसके बाद उन्होंने बोला एक्ट डज नॉट अमाउंट टू गिल्ट, आपका इंटेंशन भी गिल्टी माइंड होना चाहिए। उसके बाद मेंस रिया में बोल रहे हैं कि आपका मेंटल एलिमेंट ही क्रिमिनल लाइबिलिटी को क्रिएट करता है। तो हम एक एक्ट को जज करते हैं उसके माइंड से, ठीक है। इसके कुछ टाइप्स है, सबसे पहला इंटेंशन, फिर नेग्लिजेंस और रेकलेसनेस।
स्क्रीन पे 3 इमेज दिख रही होंगी तुम लोगों को, ठीक है। पहली इमेज क्या कर रही है बच्चों, धमका रहा है, और उसके हाथ में क्या है, और वो अलग ही दिख रहा है, तो उसकी इंटेंशन क्या है, पैसे दो वरना मार दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया इंटेंशन। ये डॉक्टर क्या कर रहे हैं, सर पे हाथ रख रहे हैं कि गलती से इन्होंने ऐसा ऑपरेशन कर दिया होगा कि वो सामने वाले कितनी गलती से उसने ऐसा ऑपरेशन कर दिया होगा कि जिसका ऑपरेशन हुआ है उस बेचारे को नुकसान हो गया, हो सकता है उसका रॉन्ग ऑपरेशन होने से उसका पैर वैर चला गया, हाथ चला गया, ठीक है। तो अब ये सर पे क्या कर रहे हैं, अरे मेरे से गलती होगी, मतलब निग्लेक्ट हो गया, तो नेग्लिजेंस भी मेंस रिया का एक टाइप है। अब ये पर्सन क्या कर रहा है, ड्रिंक एंड ड्राइव, रैश ड्राइविंग में कवर हो जाएगा। अब ड्रिंक एंड ड्राइव के बाद इसने किसी को मार दिया, तो ये क्या है, रेकलेसनेस। अब ये उतर के नहीं बोलेगा मेरा इंटेंशन नहीं था, मेरा जो चीज पता है, एक समझदार लोगों को पता होना चाहिए, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म नहीं की। क्लियरली बोला है ड्रिंक एंड ड्राइव करना मना है, आप इररिस्पॉन्सिबल हो इस चीज के लिए, आपने इररिस्पॉन्सिबली बिहेव किया है, तो आपको क्या लगेगी, पनिशमेंट लगेगी। ये मेंस रिया का क्या है, टाइप है। तो जब हम एक एक्ट देखते हैं कि एक एक्ट कंडक्ट हुआ है, उसके पीछे हम उसका माइंड रीड करते हैं, तो अब हम माइंड रीड करते टाइम क्या क्या देखेंगे, इंटेंशन कि नेग्लिजेंस है कि रेकलेसनेस है। चलो, इंटेंशन में वो बोल रहे हैं as the purpose or design with an act is done. Intention indicates the position of the mind, condition of someone at particular time of commission of offense. Also will be accused of see effects of his unlawful conduct. Criminal intention does not mean only specific intention but it includes generic intention as well. मतलब सिर्फ ये बोलना कि मेरी उससे दुश्मनी है, ये एक स्पेसिफिक इंटेंशन हो गया, ग्रीड है, जेलसी है, ठीक है, ये एक स्पेसिफिक इंटेंशन होंगे। अब अगर वाया इंटेंशन है आपका, मेरा पर्सनली इनसे कुछ नहीं है पर मेरे फ्रेंड का है तो मैं इसलिए इन्वॉल्व हो गया था, या मैंने कुछ किया नहीं है बट हाँ मैं उस गाड़ी में था उसके साथ, तुम्हें पता था क्राइम होने वाला है, तुम्हें पता था तुम्हारे फ्रेंड का इंटेंशन है तो भी तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट था, तो ये जनरल इंटेंशन भी, ये जेनरिक इंटेंशन भी हम कवर करेंगे मेंस रिया में, ठीक है। अब इसको हम क्या बोल रहे हैं, द पर्पस और द डिजाइन विथ विच द एक्ट इज डन। इसको इंटेंशन को ऐसे डिफाइन करें, द पर्पस और डिजाइन with which the an act is done. Intention indicates what, position of mind, condition of someone of particular time of commission of offense. मतलब जब भी कोई आप कंडक्ट कर रहे हो ऑफेंस का, कोई गलत क्राइम, तब आपकी क्या कंडीशन थी, आपकी पोजीशन ऑफ माइंड क्या थी। कभी कभी अपन सेल्फ डिफेंस में भी, डर में भी किसी को मार देते हैं, तो भाई वो उस टाइम मेरी कंडीशन थी कि मैं बहुत डरा हुआ था, मेरी हालत खराब थी, मेरे को बहुत मारा हुआ था इसलिए मैंने मार दिया। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं जब भी कोई ऑफेंस कमिट होता है, ठीक है। ये हो गया इंटेंशन। अब देखो इसमें कैसे एक्सप्लेन किया एग्जाम्पल में, ए पॉइजन्स द फूड विच बी वॉज सपोज टू ईट। ए किसको मारना चाहता था, बी को, विथ इंटेंशन ऑफ किलिंग बी। सी ईट्स दैट फूड इंस्टेड ऑफ बी एंड इज किल्ड। मर कौन गया, सी। ए किसको मारना चाहता था, बी को। ए इज लाइबल फॉर किलिंग सी ऑल्दो ए नेवर इंटेंडेड इट, ठीक है। उसका स्पेसिफिक इंटेंशन किसके लिए था, बी के लिए। अब सी मर गया, तुमने तो खाना बनाया, अब किसी ने भी खाया, कोई भी मरा, तो तुम्हारा, तुम ये नहीं बोल सकते मेरा इसको मारने का इंटेंशन, मेरा तो बी को था, तुमने पॉइजन मिलाया ना, तो तुम्हारा इंटेंशन कवर होगा, ठीक है। अब नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस यानी एक डॉक्टर का हमने एग्जाम्पल देखा, उसकी एक ड्यूटी थी, उसने वो फॉलो नहीं की। एक रीजनेबल, एक स्टैंडर्ड ड्यूटी हम सबको बताई गई है कि ये चीज तो हमने करनी ही है, लॉ में भी डिफाइंड है, ठीक है। डॉक्टर्स का भी लॉ है, हम प्रोफेशनल्स का भी लॉ है, हमको बोला गया है कि इतना ही, ऐसे ही, इतनी ही फीस चार्ज करनी है, क्लाइंट्स के ऐसे साथ ऐसे बिहेव करना है, कोर्ट में ऐसे बिहेव करना है, हमारे लिए एक स्टैंडर्ड ड्यूटी और केयर सब उन्होंने एक्सप्लेन की हुई है। अगर हम उस स्टैंडर्ड के बियॉन्ड जाएंगे, ठीक है, अगेंस्ट जाएंगे, तो हम कहां कवर हो जाते हैं, नेग्लिजेंस में, क्योंकि हमने अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं की, हमने उसकी जगह कुछ और परफॉर्म कर दिया। तो अब नेग्लिजेंस भी अगर आप करोगे ना, तो हम बोलेंगे आपसे ऑफेंस हो गया है, ठीक है। नेग्लिजेंस द सेकेंड फॉर्म ऑफ मेंस रिया। नेग्लिजेंस इज नॉट टेकिंग केयर बाय द ड्यूटी टू take care. Negligence or careless indicates a state of mind where there is an absence of desire to cause particular concern. मतलब डॉक्टर्स की ड्यूटी थी
कि वो ऐसा एक्शन करें कि उस पर्सन को ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए। आपने रॉन्ग ऑपरेशन कर दिया, आपने ऐसे डॉक्टर को दे दिया जिसको शायद उस चीज का नॉलेज नहीं हो, जिसको इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं। ये हॉस्पिटल का नेग्लिजेंस है इधर पे, ठीक है। डॉक्टर का नेग्लिजेंस है कि उसने देखा ही नहीं कि उसको किस चीज का ऑपरेशन करना है, उसने उस चीज को पहले स्टडी ही नहीं किया, उसने कभी पेशेंट से मिलने की ही कोशिश नहीं की, ये उसके साइड से नेग्लिजेंस है। तो एक चीज जो आपको जिस तरीके से परफॉर्म करनी थी, आपने उस चीज को उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया। The standard of care established by law is that a reasonable man is identical circum। मैं बोल रही एक स्टैंडर्ड केयर हमको लॉ में डिफाइन की गई है कि ऐसे ही करना है, उस चीज को अगर हम नहीं करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, नेग्लिजेंस, पनिशमेंट हो जाएगी, ऑफेंस हो जाएगा। जैसे पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनको स्ट्रिक्टली बोला है कि वो इजीली कहीं पे भी, उनको गन दी हुई है तो वो कहीं पे भी नहीं चला सकते। अगर देख रहे दो लोग लड़ रहे हैं, बिना पूछे बिना कुछ किसी धड़ धड़ गोली लगा दी, ये चलेगा नहीं, इंडिया में ऐसे नहीं हो सकता, सब प्यार मोहब्बत से रहेंगे, ऐसे नहीं होता। एक स्टैंडर्ड केयर उनको डिफाइन की गई है लॉ में कि इतनी लेवल तक बात चली जाए तो आप गन चला सकते हो। तो वो स्टैंडर्ड ऑफ केयर अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो उनके साइड से हम नेग्लिजेंस को कवर करेंगे। What amounts to reasonable care differs from thing to thing depending situation of each case. In criminal law, neglect conduct amounts to mens rea. हम उसको guilty mind में cover कर देंगे। Example: A was driving recklessly and met with an accident resulted in killing B. A may be held liable for killing B as he was driving negligently although there was no intention of killing B. ठीक है। अब recklessness occurs when the actor does not desire the consequence। उसकी ऐसी कुछ भी करने की इच्छा नहीं थी, but foresee the possibility and consciously takes the risk। पर जब पता है कि रैश ड्राइविंग से प्रॉब्लम हो सकती है, जब पता है कि ये काम करना गलत है, आपका इंटेंशन नहीं है किसी को मारना, फिर भी आपने होशियारी मारने, अरे हम तो 100 से ऊपर चलाएंगे। अच्छा तुमको पता है जबलपुर में भी आ गया है, बहुत जगह मेट्रो सिटीज में ऐसा है कि इफ आप बहुत रैश ड्राइविंग, आपकी 100 से ऊपर स्पीड है तो आगे बैरिगेटर्स लगे हैं, आपको पुलिस रोक लेगी, उनको पता चल जाता है, ठीक है। रोड पे वो सिग्नल्स लगे हुए हैं कि उनको सिग्नल पहुंच जाएगा कि आप 100 से ऊपर स्पीड चला रहे हो, वो रोकेंगे, आपको फाइन लगाएंगे, ठीक है, ये ऑफेंस कर रहे हो, लॉ में लिखा है, पेनाल्टी लगाएंगे, लॉ में लिखा है आपने ऐसा गलत किया है। अब ये चीज धारताल साइड पे हो गई है कि अगर आप रैश ड्राइविंग करके आओगे तो वो आपको वहां पे रोक देंगे, ठीक है। It is total disregard for consequences of one's own action. Recklessness is a form of mens rea। मतलब क्या हो गया, आप अपने एक्शन के ही डिसरिगार्ड हो गए। आपने रैश ड्राइविंग कर ली, आपने ऐसी चीज परफॉर्म कर ली जो आपको आपके डिजायर में नहीं थी, पर अल्टीमेटली उसका पूरा मुद्दा आप ही के ऊपर आ गया, क्योंकि आपकी इंटेंशन तो नहीं थी, आपकी डिजायर तो नहीं थी, पर सारे कॉन्सिक्वेंसेस आप ही के ऊपर आ गए, ठीक है। एग्जाम्पल: द मेंस रिया और इविल इवेंट ऑफ द रॉन्ग डूअर इज इंडिकेटेड बाय यूज ऑफ वर्ड्स। अच्छा मेंस रिया के कुछ एग्जाम्पल्स, क्योंकि पर्टिकुलर मेंस रिया का कोई वर्ड नहीं दिया, टाइप्स दे दिया और एक मीनिंग बता दिया एक मैक्सिम का। तो इंटेंशनली भी मेंस रिया है, वॉलंटरीली भी मेंस रिया है, फ्रॉडलेंट भी मेंस रिया है, डिसऑनेस्टली भी मेंस रिया है, मैलिशियसली, नोइंगली भी कोई आप रॉन्ग चीज परफॉर्म करो, ये सब भी कहां कवर हो रहा है, मेंस रिया में, ठीक है। तो आपके इंटेंशंस प्लस आपका कंडक्ट प्रूफ हो जाए, आपके इंटेंशंस, तो वो क्या हो जाएंगे, मेंस रिया। और वॉलंटरीली, नोइंगली, मैलिशियसली, डिसऑनेस्टली, फ्रॉडलेंटली, ये सब भी अगर आप करोगे तो आप कहां कवर हो रहे हो, मेंस रिया में, ठीक है। इसलिए उन्होंने बॉक्स में बताया, तो जब तुम मेंस रिया रखो तो ये लाइन जरूर लिख के आना कि एग्जाम्पल्स ऐसे कोट किए उन्होंने, ठीक है। अब देयर आर मेनी एक्सेप्शनल केसेस, ये मैं ऊपर ऊपर से बता रही हूँ, अपन रीड कल करेंगे, एक अंडरस्टैंडिंग ले लो। जब मैं बोलती थी मेंस रिया, ऐसे बहुत सारे केसेस है जहां पे मेंस रिया नहीं होता है, फिर भी आप पनिशेबल ऑफेंस करते हो। अब भी हमने स्टार्टिंग में ऐसे कुछ चीजें पढ़ ली हैं, प्रिपरेशन में पढ़ी थी कि इवन प्रिपरेशन भी इस चीज का पनिशेबल होगा। कौन कौन से थे वो? वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डकैती, काउंटरफीटिंग नोट्स और गवर्नमेंट स्टैंप। अगर आप इन चीजों को, तीन थी, नहीं कन्विक्टेड लाइफ ऑफ अ जेल नहीं, चौथा कौन सा है? यही जो तुम बता रही हो, कौन सा? वो हो गया
फॉल्स वेट्स एंड मेजरमेंट तुम्हारी बुक में दिया हुआ है एक्चुअली, है ना। लीगल मेट्रोलॉजी में एक्चुअली वो चीज अब हटा दी है, चलो ठीक है। अब फॉल्स वेट्स एंड मेजर मतलब एक प्रोडक्ट में इतना वेट होना चाहिए एक प्रोडक्ट का, वो आपने झूठा दिखाया है तो उसको उसका भी प्रिपरेशन अगर आप करोगे तो आपने क्राइम के लिए प्रिपेयर किया है, तो भी आपने क्राइम किया है। तो मेंस रिया में भी ऐसे बहुत सारे ऑफेंसेस हैं जो आपने सिर्फ सोचे हैं, ठीक है, जिनका आपने सिर्फ थोड़ा सा ऐसा सोच लिया है, ऐसा गिल्टी माइंड आपका हो गया है कि थोड़ा सा आपने प्रिपेयर कर लिया कि हम प्रूव कर सकते हैं कि आपका गिल्टी माइंड है, जबकि इसके पीछे आपके शायद कोई इंटेंशंस नहीं हो या आपने क्राइम एक्चुअली में परफॉर्म नहीं किया। क्योंकि जब मेंस रिया पढ़ रहे हैं तब वो बोल रहे हैं इंटेंशन प्लस एक्ट इज इक्वल्स टू क्राइम बोथ। अब मेंस रिया हम जब पढ़ रहे हैं वो गिल्टी माइंड एक इंटेंशन है। अब जब हम बोल रहे हैं आपका गिल्टी माइंड नहीं था पर आपसे हो गई वो चीज, तो अब उस वाले एक्सेप्शन में भी हम कवर करेंगे कि मेंस रिया तो नहीं था पर आपसे क्राइम हुआ है। देयर आर मेनी एक्सेप्शन विद द मेंस रिया इज नॉट रिक्वायर्ड इन क्रिमिनल लॉ। नेग्लिजेंस में बच्चों आपने जो चीज स्टैंडर्ड ड्यूटी परफॉर्म करनी थी वो नहीं करी। अब एक बात बताओ, वेजिंग वॉर, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाना, ये हमारी ड्यूटी तो नहीं है कि हमें नहीं जाना है या जाना है, हमारे रेगुलर ड्यूटी में नहीं आता है। वी आर नॉट अ प्रोफेशनल कि हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाना है कि नहीं जाना है, हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। अब अगर ऐसा हो गया हमसे कि हमने ऐसा सोच लिया कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट हम जाएंगे, ठीक है, अब जाने के लिए हमने, प्रेसिडेंट आने वाला है, थोड़े बहुत लोग इकट्ठे कर लिए कि प्रेसिडेंट आने वाला है, यहाँ खड़े रहना, और गन लाइसेंस के लिए अपन इलीगल गन लाइसेंस के लिए अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, वो जुगाड़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपका गिल्टी माइंड प्रूव हो सकता है, ठीक है, आपने किया नहीं, आपने प्रेसिडेंट को छुआ तक नहीं, आप शायद गए भी नहीं, लेकिन गिल्टी माइंड यहाँ पे प्रूव हो सकता है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि क्राइम तो नहीं किया, भाई तूने इतना प्रिपरेशन किया था, ठीक है। अब सपोज एक ऐसे काम, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाना, ठीक है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाने के बाद डिस्कस कर रहे हैं हम, हमने वो चीज कर दी। आप बोलो हमारा इंटेंशन था नहीं था, हमें मतलब ही नहीं है, तुम्हारा गिल्टी माइंड था नहीं था, तुम गवर्नमेंट के अगेंस्ट गए, ये एक्सेप्शन है, हम गिल्टी माइंड को पढ़ेंगे भी नहीं यहाँ पे। तुम कैसे गए गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तुम पनिश होके, यहाँ पे हम एक्सेप्शंस पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, पहला है, वेयर स्टैट्यूट इंपोज लाइबिलिटी प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ गिल्टी माइंड इररेलेवेंट, यानी कि जहां पे जैसे ड्रग्स है, हमारे इंडिया में ड्रग्स यूज करना अलाउड है क्या, लीगल है क्या, नहीं, हमारे ड्रग्स एक्ट में लिखा है ये काम करना इलीगल है। अब हम फिर भी वो करेंगे तो हमको स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी लगेगी, भले तुम बोलो इंटेंशन थे कि नहीं थे, हम देखेंगे भी नहीं। आर्म्स एक्ट बोल दिया है कि हमें अलाउड नहीं है, सबके घर में रखना गन्स अलाउड नहीं है, इसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। आप लाइसेंस लो, भले लीगली लो, आपने कुछ भी उसके अगेंस्ट एक्शन किया, हम देखेंगे ही नहीं आपका गिल्टी माइंड था नहीं था, मेंस रिया यहाँ पे था नहीं था, हमने आपने स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी लगानी, आप पनिश होगे। ये फर्स्ट एक्सेप्शन हम पढ़ेंगे कल, ठीक है। दूसरा है, वेयर इट इज डिफिकल्टी टू प्रूव मेंस रिया एंड पेनल्टीज आर पेटी फाइन्स, मतलब बहुत छोटे खर्चे हैं। पार्किंग एग्जाम्पल, नॉन पार्किंग कर दी, अब इसको प्रूफ करने जाओगे क्या गिल्टी माइंड था, रॉन्ग पार्किंग करनी थी, पेटी ऑफेंस है, कुछ पैसे भरने पड़ेंगे, कुछ फाइन भरनी पड़ेगी, हम पढ़ेंगे ही नहीं आपका गिल्टी माइंड है नहीं है, फाइन लगेगा, चुपचाप पैसे भरो, वहां पे हम आपकी बात ही नहीं सुनेंगे, ठीक है। थर्ड है, इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी, हमने सिविल में भी देखा था, पब्लिक न्यूसेंस, सिविल प्रोसीजर में भी हमने देखा था कि ऐसे कोई काम जो एक इंडिविजुअल को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो सिविल में है, सिविल जाके लड़ ले। ऐसे कोई काम जो आप सोसाइटी में कर रहे हो, घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, ऐसे कंस्ट्रक्शन करो कि पूरी तुम्हारी कॉलोनी, पूरी तुम्हारी सोसाइटी, तुम्हारे एरिया को अफेक्ट हो रहा है तुम्हारे कंस्ट्रक्शन से, तो अब ये तुम पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हो, तुम्हारा इंटेंशन क्या था, घर बनाना, हमें नहीं मतलब है तुम्हारा गिल्टी माइंड था कि नहीं था, पेनल्टी भरो, जेल जाओ, तुम्हारे ऑफेंस किया है, सोसाइटी एट लार्ज को आप अफेक्ट कर रहे हो। वायलेशन विदाउट नॉलेज ऑफ लॉ, अपन ने पढ़ा है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ नहीं बोल सकते, इंडिया में हमें पता ही नहीं था सर, इंडिया में आया है अब्रॉड से, अब्रॉड में तो ड्रग्स खुलेआम चल सकते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे फोटो भी बनाई थी, देखो ये पर्सन फूक रहा है, अब वो यहाँ इंडिया में फूक रहा है, अलाउड है क्या, नहीं है, उसको पकड़ा पुलिस ने, वो बोलेगा नहीं मुझे पता ही नहीं था, आप क्या नहीं है, हम नहीं सुनेंगे, मेंस रिया था नहीं था, आपको पनिशमेंट लगेगी, ठीक है। तो नेग्लिजेंस और इन सबको कंफ्यूज मत करना। हमने सबसे पढ़ा कि हम पढ़ रहे थे, इसके बाद एक्टस रिया है बच्चों, ठीक है, हम पढ़ रहे थे एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में कौन कौन आ गया, ह्यूमन बीइंग, मेंस रिया और एक्टस रियस। जब हम मेंस रिया पढ़ रहे थे, मेंस रिया में हमने उसके 3 टाइप्स पढ़े, कौन कौन से, इंटेंशन, नेग्लिजेंस और
रेकलेसनेस। जब हमने स्टेज ऑफ क्राइम पढ़ा था तभी भी हमने इंटेंशन पढ़ा था। अब मेंस रिया पढ़ रहे हैं, मेंस रिया में इंटेंशन उसका एक टाइप पढ़ रहा है। जब हम मेंस रिया के अंदर इंटेंशन पढ़ते हैं बच्चों, तब हम पढ़ते हैं कि हाँ हम उस इंटेंशन को प्रूव कर सकते हैं, इसलिए वो मेंस रिया का टाइप है। जब हम स्टेजेस ऑफ क्राइम में इंटेंशन पढ़ते तब हम सिर्फ इविल थॉट्स और क्रिमिनल थॉट्स की बात करते। जब हम नेग्लिजेंस पढ़ रहे थे तब हमने देखा था एक स्टैंडर्ड ड्यूटी है जो आपको परफॉर्म करनी है। अब जब ये सारी चीजें हो रही है तब हम रीड कर रहे हैं कि आपके अंदर क्या गिल्टी माइंड क्या चल रहा था। तो आपका गिल्टी माइंड क्या मेंजरिया में क्या क्या कवर करता है? इंटेंशन कवर करता है, नेग्लिजेंस कवर करता है कि रेकलेसनेस कवर करता है। जब हम एक्सेप्शंस ऑफ मेंजरिया पढ़ते हैं तब हम ऐसा पढ़ते हैं कि यार हम देखेंगे ही नहीं आपका गिल्टी माइंड है कि नहीं, हमें कोई मतलब नहीं। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी लगेगी, पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट किया पेनाल्टी लगेगी, फाइन लगेगा, पनिशमेंट होगी, जेल जाओगे। पेटी फाइन्स है, हम देखेंगे ही नहीं आपका इंटेंशन था कि नहीं था। ये लॉ में उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया। लास्ट इग्नोरेंस ऑफ लॉ, अगर आप बोलोगे हमको लॉ का नॉलेज नहीं था तो भी हम नहीं सुनेंगे। अब लास्ट है एक्टस रियस। एक्टस रियस में उन्होंने बोल दिया एक्ट और omission. The third essential element of crime is act. A human being and evil intent are not enough to constitute a crime, for one cannot know the intention of a man. Actus reus means overact or unlawful commission must be done in carrying out a plan with a guilty intention. मतलब आपने मेंस रिया में जो सोचा हुआ था अब आपने उस चीज को परफॉर्म कर दिया। The actus reus as a result of voluntary human conduct which law prohibits. अब हमने जब मेंस रिया के एग्जांपल्स तक देखे थे तब हमने देखा था वॉलंटरी भी कवर होगा। आप जाते साथ ही अपने सोचा और वॉलंटरी जाके गन चला दी या कुछ भी ऐसे क्राइम कर दिए तो हम उसको एक्टस रियस में कवर कर लेंगे। इट इज द डूइंग ऑफ सम एक्ट बाय द पर्सन टू बी हेल्ड लाइबल। एन एक्ट इज विल्ड मूवमेंट ऑफ अ बॉडी। मेंस रिया में आप सिर्फ सोच रहे हो, प्रिपरेशंस कर रहे हो। एक्टस रियस में आपने मूवमेंट दी है और आपने वो चीज परफॉर्म कर दी है। ठीक है।